मेरे चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने इत्मीनान से कहा, इतना ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे ना, तो बात करो। तसादुम की नौबत नहीं आएगी। मैं अभी छत पर जाकर अपने आदमियों से कह दूंगा कि वो पुरसुकून रहें और जब तक मेरी तरफ से कोई सिग्नल न मिले वो कोई कार्रवाई शुरू न करें। ठाकर एक मरतबा फिर सोफे पर ढह गया और शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, क्या बात करना चाहते हो? बात तो तुम करोगे, मैंने कहा। तुम कांता के पीछे क्यों पड़े हो? कांता के बाप ने हमारे हिस्से की जायदाद भी हथियाली थी। अब जाहिर है मैं इतनी बड़ी जायदाद इस बेवकूफ़ लड़की के हवाले तो नहीं कर सकता ना, तो मत करो। मैंने जेब से सिगार का पैकेट निकालते हुए कहा। एक सिगार निकाल कर इसे सुलगाना चाहा तो ठाकर के इशारे पर फौरन ही इसके आदमी ने बढ़कर मेरा सिगार सुलगा दिया। फिर मैं एक तवील कश लेकर बोला, मेरे ख्याल में यहाँ कोर्ट्स भी मौजूद हैं। अगर तुम्हारा बाप इसी वक्त कोर्ट में चला जाता तो अब तक इसका फैसला हो गया होता। मैंने सारी दस्तावेजात चेक की हैं। मैंने इंतहाई डिटाई से झूठ बोला। इनसे तो यही जाहिर है कि तुम दोनों बाप बेटे अपने हिस्से की ज़मीन और जायदाद बेच कर खा गए हो। अब तुम कांता के हिस्से को भी हड़प करना चाहते हो। मैंने तो इसके सामने एक तजवीज़ और भी रखी थी। ठाकर ने कहा कि मेरे साथ शादी कर ली ताकि तुम इत्मीनान से इसके हिस्से पर हाथ साफ कर सको। वैसे इस जायदाद की मालियत क्या है तुम्हें नहीं मालूम? ठाकर का लहजा भी तंजिया होगा। ज़मीन, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियाँ और बैंक बैलेंस और दूसरे स्टेट्स मिलाकर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की मालियत है इसकी जायदाद की। यह फैक्ट्रियाँ और दूसरा बिजनेस किसने शुरू किया था, मैंने पूछा, क्योंकि ठाकर साहब के पास तो सिर्फ ज़मीन थी। इंडस्ट्री का आइडिया चाचा जी यानी कांता के वालिद का था। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाई, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, मुल्क की चीज़ें एक्सपोर्ट करने का काम किया और आखिर में कारें बनाने की इंडस्ट्री लगाई। अगर वो मज़ीद कुछ बरस ज़िंदा रह जाते तो इनका नाम टाटा और बिरला के साथ लिया जाता। और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। मैंने किसी वकील की तरह जिरा किया, मगर वो आमदनी तो ज़मीन ही की थी। ठाकर जल्दी से बोला। फिर उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन भी मॉडर्न तरीके से आबाद की और यूँ इनकी फसल भी हमसे दुगनी होने लगी। ये सारे पॉइंट्स तो कांता के हक में जाते हैं। इनमें इसका क्या कसूर है जो तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? कांता के असासे 1.5 अरब रुपए के नहीं बल्कि कम से कम 2 अरब US डॉलर्स के हैं। शायद मैंने गलती से डॉलर्स को रुपए कर दिया हो। ठाकर जल्दी से बोला। इसका एक हल है मेरे पास, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। वो क्या? ठाकर बेताबी से बोला। ज़ाती तौर पर तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम दोनों बाप बेटे अपनी ज़मीन बेचकर बरसों पहले खा चुके हो और अब ये सब ठाट बाट, ये सब मुलाजिम कांता के हैं। इसके पैसे पर ऐश कर रहे हो तुम लोग। मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल ही कंगाल होकर फुटपाथ पर आ जाओ, इसलिए कांता की तरफ से 1 करोड़ रुपया तुम्हें दिलवा दूंगा और जो बंगला चाहो पसंद कर लो। मैं कांता से वो भी तुम्हें दिलवा दूंगा। दैट्स ऑल। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ठाकर बोला, मगर इसका एतमाद खोखला था। कांता का सरप्रस्त हूँ, मैंने हंसकर कहा, और अगर कांता को कोई गजन पहुंची तो इस जायदाद में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सब ट्रस्ट को चला जाएगा। फिलहाल इसी पर सब्र करो, बाद में हो सकता है कांता के ख्यालात बदल जाएं और वो तुमसे शादी भी करने पर आमादा हो जाए। मैंने इसे लालच दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि कांता वो रुपया और बंगला मेरे हवाले कर ही देगी? वो गोया रुपया और बंगले ही पर कनात करने को तैयार था कि फिलहाल भागते चोर की लंगोटी ही सही, बाद में कांता को शीशे में उतार कर इससे शादी भी की जा सकती है। इसके लिए तो तुम्हें मेरी जुबान पर एतबार करना होगा। परसों तक रकम और बंगले की रजिस्ट्री के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। वो चंद लम्हे गुम रहकर कुछ सोचता रहा, फिर शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, चलो ये भी मंजूर है। मुझे हैरत इस बात पर है कि इस दौरान में तुमने एक दफ़ा भी अपने बाप के बारे में नहीं पूछा। मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी अय्याशियों ने तो मुझे आज ये दिन दिखाया है। मुझे तो इसने पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया भेज दिया था। मैं 18-20 बरस बाद वतन लौटा तो यहाँ सब कुछ बदल गया था। मेरा बाप रिवायती किस्म का जालिम और जाबिर ज़मींदार है, मगर मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। स्टैंड लेने के लिए वो 1 करोड़ रुपया भी काफ़ी होगा। मैं अपने बाप को दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वो एक नए रूप में सामने आ गया, मगर मैं इसके किसी रूप से मुतासिर होने वाला नहीं था। मैं रेस्ट वॉच देखता हुआ खड़ा हो गया। बहुत देर हो गई, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। ओके मिस्टर कामरान, ठाकर ने कहा, जब तक ये डील नहीं हो जाती कांता यही रहेगी। मैंने कहा था कि तुम्हें मेरी जुबान पर एतबार करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस हमें रोकने की कोशिश न करो। मैं जो बात एक दफ़ा कह दूँ इस पर अमल भी करता हूँ, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते होगे। ये कहकर मैंने कांता का हाथ पकड़ा और बोला, चलो कांता। फिर ठाकर से मुखातिब हुआ, रकम और बंगले की रजिस्ट्री तुम्हें परसों तक मिल जाएगी। फिर मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की चाबी बाहर खींची और ठाकर को ब्लफ करने को बोला, हेलो तैमूर, इट इज़ ऑल कॉलिंग। अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। ठाकर हैरत और बेचैनी से मुझे देख रहा था। मैं कांता को लेकर बाहर निकला तो मूंछों वाले ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता इसके साथ जो अहमक और गंजा खड़ा था वो आगे बढ़ा और बोला, ये मिस्टर, तुम ठाकर साहब की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते।
मैं शुरू ही से इस पर ताव खा रहा था। मैंने इसकी गंजी खोपड़ी पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि इसकी आवाज़ कोठी के गेट तक गई होगी। गंजा लड़खड़ाया और ढेर हो गया। मैंने लात मार के इसे रास्ते से हटाया और मूंछों वाले से कहा, मेरा रिवॉल्वर वापस करो। इसने सवालिया अंदाज में ठाकुर की तरफ देखा, फिर जेब में हाथ डालकर मेरा रिवॉल्वर निकाला और मेरे हवाले कर दिया। मैं इत्मीनान से गाड़ी तक पहुंचा और कांता को बिठाने के बाद खुद भी घूमकर स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी के इग्निशन में चाबी मौजूद नहीं थी। मैंने देखा मूंछों वाला तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में रिवॉल्वर निकालकर सीट पर रख दिया। इसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। हम इस मनहूस कोठी से निकलकर मेन रोड पर आए तो कांता ने कहा, कामरान तुम। मैंने होंठों पर उंगली रख के इसे खामोश रहने का इशारा किया और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। फिर मैंने अच्छी तरह इसका जायजा लिया कि ठाकर ने कहीं इसमें कोई ऐसी डिवाइस तो फिट नहीं कर दी जिससे हमारी गुफ्तगू सुन सके, या डिग्गी में इसने कोई अपना आदमी छुपा दिया हो। अगर हम अपना ठिकाना तब्दील करें तो वो मालूम कर सके, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। ना गाड़ी में कोई डिवाइस, लोकेशन फाइंडर या टाइम बम था। ठाकर का कोई आदमी डिग्गी या पिछले हिस्से में भी मौजूद नहीं था। मैंने रेस्ट वॉच पर नज़र डाली। रात के 2:30 बजे थे। ग्लोरिया और तैमूर की परेशानी का मुझे अंदाज़ा था। मुमकिन है वो लोग अब तक मेरी तलाश में निकल खड़े हुए हों। मुझे वहाँ के रास्तों का अंदाज़ा भी नहीं था, मगर ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था। मैं होटल तो बहरहाल पहुँच ही सकता था। अच्छी तरह गाड़ी का जायज़ा लेने के बाद मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया। मैंने जो ही दरवाज़ा बंद किया, कांता मेरी गर्दन में झूल गई। अरे मैं घबरा गया। क्या गाड़ी में कोई चूहा देख लिया तुमने? या आई लव यू कामरान। कांता ने अपनी नर्म और नाजुक जिस्म का लतीफ़ बोझ मुझ पर डालते हुए सरगोशी में कहा, अगर पुलिस की किसी मोबाइल पार्टी ने देख लिया तो पूरी रात थाने में गुजरेगी। मैंने हंस कर कहा, ये बातें होटल चल कर भी हो सकती हैं। वहाँ तो चुड़ैल ग्लोरिया मौजूद है। कांता मुँह फुलाकर बोली, वो तुम्हारी जान कब छोड़ेगी? तुम्हें शर्म आना चाहिए कांता। ग्लोरिया तो तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी करती है और तुम इसके लिए ऐसे ख्यालात रखती हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है और बस। वो अमेरिकन है और मैं जानती हूँ कि अमेरिकन दोस्त कैसी होती हैं। इसके लहजे में शिकवा था। वो तुम्हारे मुतल्लिक भी बहुत कुछ जानती है और जान गई है, मगर इसने तो कोई शिकायत नहीं की। पहले की तरह नॉर्मल है। अमेरिकन लड़कियाँ किसी एक मर्द पर कनात कब करती हैं? कांता का जहरीला लहजा मुझे बहुत नागवार गुजरा। इसका तो अंदाज ये है कि वो तो नहीं और सही, और नहीं तो और सही। कांता मेरी एक बात गौर से सुनो और इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लूँ। मैंने संजीदगी से कदरे दरिस लहजे में कहा, ग्लोरिया ने बेशुमार मरतबा मेरे लिए जान खतरे में डाली है। वो और तैमूर यहाँ महज मेरी वजह से आए हैं। अगर ग्लोरिया न होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। कई दफ़ा वो चट्टान बनकर मेरे सामने सीना सुपर हुई है। और तुम दोस्ती कहो या कुछ और, ग्लोरिया बहरहाल मेरी दोस्त है और जब तक हम दोनों में से एक भी जिंदा है ये दोस्ती बरकरार रहेगी। अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो करो, वरना मैं मजबूर नहीं करूँगा। कांता अचानक रोने लगी। फिर वो सिसकियों के दरमियान बोली, तुम अगर ग्लोरिया से शादी करना चाहते हो तो करो, मैं रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी, मगर मुझे कमजरफी का ताना मत दो। मशरिक की औरतें तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। ओ माय गॉड, मैंने सर पकड़ लिया। शादी शादी शादी? ग्लोरिया ने कब कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है? वो आज़ाद मुनिश लड़की है। वो इन झमेलों में कब पड़ना चाहती है? फिर मैंने हंस कर कहा, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, रोना धोना बंद करो और होटल चलो। वो लोग अब तक हमारे इंतज़ार में ना सिर्फ जाग रहे होंगे बल्कि तैमूर और विजय तो मुमकिन है सड़कों की खाक छानते फिर रहे हों। हो सकता है ग्लोरिया भी इनके साथ हो। अगर तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता है तो मुझे रास्ता बताओ। ये कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कांता दिल्ली में कुछ अरसा से रह चुकी थी, इसलिए रास्तों से भी वाकिफ थी। हम 40 मिनट में होटल पहुँच गए थे। तैमूर नीचे लाउंज में बैठा दरवाजे ही की तरफ देख रहा था। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ लपका और बोला, कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम एक लंबे चक्कर में फंस गए थे। मैंने जवाब दिया, कमरे में चलो तो तफसील से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर मुझे ग्लोरिया और विजय का ख्याल आया। मैंने इनसे इन दोनों के बारे में पूछा। वो दोनों पिछले एक घंटे से तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं, तैमूर ने कहा। मैं भी अभी 5 मिनट पहले तुम्हें ढूंढने के बाद लौटा हूँ। हम लोग बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। हमारे कमरे 3rd फ्लोर पर थे। तैमूर और विजय एक ही कमरे में थे। इनका कमरा कॉरिडोर के बिल्कुल सामने पर था। ग्लोरिया ने अपने लिए अलहदा कमरा बुक करवाया था। वो हमारे सामने वाले कमरे के बराबर में मुकीम थी। मैं और कांता पहले ही से एक कमरे में मुकीम थे। तैमूर हमारे साथ हमारी कमरे में आ गया। हम अभी आकर बैठे ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। तैमूर फ़ोन के नज़दीक था। इसने बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, इसने माउथ पीस में कहा। हाँ मैं यहाँ हूँ। ये दोनों आ गए हैं। फिर वो खामोशी से दूसरी तरफ की बात सुनता रहा और चंद लम्हे बाद बोला, नहीं अभी नहीं, अभी तो ये लोग पहुँचे हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि ये किसी लंबे चक्कर में फंस गए थे। ओके। ये कहकर इसने रिसीवर रख दिया और बोला, ग्लोरिया का फ़ोन था, वो अभी 10 मिनट में पहुँच रही है। मैंने मौका गनीमत जाना और इस दौरान में रूम सर्विस को कॉफ़ी के लिए कहा। 12 कॉफ़ी की ट्रे रख कर गया ही था कि धड़ से दरवाज़ा खुला और ग्लोरिया के पीछे पीछे विजय कमरे में दाखिल हो गए। ग्लोरिया स्किन टाइट जीन्स और ढीली ढाली शर्ट में मलबूस थी। इसने अपने खूबसूरत बाल पोनी की
तरह बांध रखे थे और वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई और तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारी ये लॉन्ग ड्राइव कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग नहीं होगी? मैं तो समझी थी कि वर्ल्ड टूर पर निकल गए। अगर कहीं देर हो गई थी तो फ़ोन तो कर सकते थे। मैं अगर फ़ोन करने की पोजीशन में होता तो ज़रूर फ़ोन करता। मैंने कहा। मैं और कांता तो एक जगह पूरी तरह फंस गए थे। फिर मैंने शुरू से आखिर तक इसे तमाम तफसील सुना दी। कभी कभी तुम अकल से पैदल हो जाते हो। ग्लोरिया मुस्कुराई। खामखाए हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी? ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। फिर वो हंसकर बोली, अगर वहाँ भी तुम जहानत से काम न लेते तो शायद ठाकर अब तक तुम्हें मार भी चुका होता। मैं तो ये सोच कर गया था कि ठाकर से इसके बाप के सिलसिले में बार्गेनिंग करूँगा, मगर इसे तो बिल्कुल बाप की परवाह नहीं है। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि वो चाहता है कि बड़ा ठाकर हमारे हाथों मारा जाए या हमारी कैद में रहे। इसने एक मरतबा भी बाप का तस्करा नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि कांता डॉलर्स में अरबपति है, इसलिए वो लोग इनकी जान के दुश्मन हो रहे हैं, वरना छोटी मोटी जायदाद के लिए कौन इतनी दर्द सर मोल लेता है। मुझे यकीन है कि ठाकर ने कांता को अगवा करने के लिए पेशावर कातलों की खिदमत हासिल की होंगी। रही इसके मुआवजों की फौज तो 100 रुपये देकर किसी के भी हाथ में गन पकड़ाकर तुम भी इन्हें हायर कर सकते हो। अच्छा तुम ज़रा कॉफ़ी बनाओ, ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा। कॉफ़ी पीते हुए अचानक ग्लोरिया बोली, शाम से कई मरतबा किसी अब्दुल रहमान का फ़ोन आ चुका है तुम्हारे लिए। उन्होंने अपना नंबर भी लिखाया है और ताकीद भी की कि तुम जिस वक्त भी वापस आओ इससे कांटेक्ट करो। ग्लोरिया ने पैड पर लिखा हुआ नंबर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, मगर मुझे याद नहीं आया कि अब्दुल रहमान कौन है और मुझसे क्यों बात करना चाहता है। कॉफ़ी ख़त्म करके मैंने ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। दूसरी पल पर किसी ने फ़ोन उठा लिया। मैं अब्दुल रहमान साहब से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा। बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम कल सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ आज गए थे? इसने कहा। तुमसे इंतहाई ज़रूरी नौइयत का काम है, मगर मैं आपको नहीं जानता। मैंने सर्द लहजे में कहा। और आप न जाने कहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई? दूसरी तरफ से बोलने वाले लहजा भी सर्द था। सुबह तुमसे मुलाकात हुई और शाम तक तुम भूल भी गए। मेरी याददाश्त अल्लाह के फजल से काबिल रिश्क है। मुझे बरसों पुराने वाक़यात भी पूरी जज्बात के साथ याद रहते हैं, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि महज एक फ़ोन पर दौड़ा चला हूँ। आपका नाम भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। माइंड मत कीजिएगा, मगर आपको शायद मेरी पोजीशन का अंदाज़ा नहीं है। ये ज़हमत तो आपको करना ही पड़ेगी। तुम तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मोहताज हो। बहरहाल मैं सुबह एक आदमी भेज दूँगा, वो तुम्हें तफसील से सब कुछ बता देगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर आप ऐसा ही कर लें। मैं आपके आदमी का सुबह 10 बजे इंतज़ार करूँगा। अगर वो इस वक्त तक नहीं पहुँचा तो मुझसे मुलाकात न हो सकेगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम निपटाना है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें मुझ पर लगी हुई थी। मैंने इन्हें ज़्यादा सस्पेंस में रखना मुनासिब ना समझा और मुख्तसरन अपनी और अब्दुल रहमान की गुफ्तगू दोहरा दी। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी सफारत खाने का कोई अहलकार है, तैमूर ने कहा। बाकी मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यह भी भला कोई ऐसी ढकी छुपी बात है? ग्लोरिया चिढ़कर बोली। बाज़ औक़ात तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाते हो कामरान। ये तो खैर बिल्कुल सामने की बात है। मैंने हंस कर कहा कि कोई सफारत खाने का अहलकार ही हो सकता है, क्योंकि सुबह मैं वहीं तो गया था। मगर तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यह हमारे खिलाफ कोई चाल भी हो सकती है? रॉ, खाद और मोसाद ऐसी खौफनाक तंजीमें हमारे पीछे हैं। हमें तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। इन एजेंसियों में तुमने अमेरिकन CIA और ISI का नाम नहीं लिया। ग्लोरिया मुस्कुराई। आइंदा से मैं एक लिस्ट बनाकर रखूँगा और जब भी किसी एजेंसी का तज़किरा आया वो लिस्ट निकाल कर पढ़ दूँगा। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, KGB को क्यों भूल रही हो? वैसे ये तय है कि कामरान ऐसे मौके पर बहुत हद तक सोचता है। बाकी ये दुश्मनों की कोई चाल भी तो हो सकती है। तैमूर ने हंस कर कहा। तैमूर और विजय अपने कमरे में चले गए। कांता लिबास तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी तो ग्लोरिया मुझसे बोली, कामरान ज़रा मेरे कमरे में चलो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। मैंने देखा कि कांता के चेहरे पर नागवारी छा गई। इसकी परवाह किए बगैर मैं उठा और बोला, चलो, मगर ज़्यादा वक्त मत लगाना, मुझे कुछ देर आराम भी करना है। अपने कमरे में पहुँच ग्लोरिया ने मुझसे चंद मिनट इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद भी ड्रेसिंग रूम में घुस गई। फिर वो बड़ी मुश्किल से 1 मिनट बाद नाइटी में बरामद हुई। नाइटी भी ऐसी थी कि इसका जिस्म छुपाने की बजाय मजीद नुमाया कर रही थी। मैं घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगा। वो मेरे सामने बेड पर आ बैठी और संजीदगी से बोली, अब तुमने कांता के बारे में क्या सोचा है? अब तो इसका मसला भी हल हो गया है। कांता खुद आकिल व बालिग है। मैं इस बात को हंसी में टालना चाहा। वो अपना अच्छा बुरा खुद बेहतर सोच सकती है। बात को मजाक में मत डालो। ग्लोरिया ने संजीदगी में कहा, हम 1-2 दिन में यहाँ से पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। मेरे ख्याल में विजय को इसके पास छोड़ दो। वो कभी यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि हमारे साथ पाकिस्तान जाने की जिद करेगी। तुम भी कैसे बच्चों की बात कर रहे हो? ग्लोरिया झिंझलाई। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कांता इन्हें अफोर्ड कर सकेगी? ग्लोरिया ने बुरा समूह बनाकर कहा। वो खामखा हमारे लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी।
मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये कमज़ोरी यही रह जाए, वरना कोई भी बहुत आसानी से इसे अगवा कर लेगा और तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। मैंने ग्लोरिया की बातों पर गौर किया तो मुझे इसमें सदाकत नजर आई। कांता खालिस मशी की लड़की थी, ऐसी लड़की जो चूहे को देखकर चीखें मारती हुई भागती है। वो हमारी इस हंगामा खेज जिंदगी में कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। एक सूरत हो सकती है, ग्लोरिया ने कहा। कांता डॉलर्स मेरा पति है, इसकी दौलत हमारे काम आ सकती है। ग्लोरिया, मैंने इसे बुरी तरह छिड़क दिया। मेरा नाम कामरान है और मैं खुद भी करोड़ों की जायदाद का वारिस हूँ। जब मैंने अपना हक वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं कांता को महज दौलत की वजह से क्यों धोखे में रखूँ? और पैसे की हमारे पास कमी कब है? जब और जहाँ ज़रूरत होगी पैसा हमें मिल जाएगा। सॉरी कामरान, ग्लोरिया शर्मिंदा होकर बोली। मैंने तो यूं ही एक बात कही थी, आइंदा यूं ही एक क्या आधी बात भी ना कहना, मैंने उठते हुए कहा। इसका फैसला तो कांता खुद करेगी कि आइंदा इसे क्या करना है। ग्लोरिया ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और इसकी चाबी निकाल ली, कमरे के दूसरे कोने में उछाल दी। अरे अरे क्या कर रही हो? मैं बौखला कर बोला। आज मुझे तलाश करने में कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली है क्या? ग्लोरिया ने झपट कर लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में इसके सुरीले कह के गूंजने लगे। मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो मालूम हुआ कि ग्लोरिया ने मेरे पूरे 2 घंटे ज़ाया कर दिए हैं। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी से नहाने के बाद मेरे थके हुए आसाब को बहुत सुकून मिला। बाथरूम से निकलकर मैंने घड़ी देखी, अभी मैं कम से कम 2.5 घंटे की नींद तो सो सकता था। कांता करवट बदले हेड के एक सिरे से बेखबर सो रही थी। अब इसने नीचे सोने का तकल्लुफ़ करना भी छोड़ दिया था। मैं नरम और गुदाज बिस्तर पर लेटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद लेटना नसीब हुआ है। हो गई तुम्हारी ज़रूरी बातें, कांता अचानक तलख लहजे में बोली, गोया वो जाग रही थी और सिर्फ आंखें मूंदे लेटी थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और टेबल लैंप ऑफ करके आंखें मूंद ली। मुझे वाकई नींद आ रही थी। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या जवाब देना नहीं चाहती हो? कांता करवट बदल कर बोली। हाँ, हो गई ज़रूरी बातें, मैंने बेजारी से जवाब दिया और वह ज़रूरी बातें 2.25 घंटे तक होती रहीं। कांता के लहजे में ऐसा तंज था जो लड़ाका बीवियों के लहजे में होता है। ग्लोरिया तुम्हारे बारे में परेशान थी। वो तो ये कह रही थी कि हमारे जाने के बाद कांता की हिफाजत और देखभाल के लिए विजय को इसके पास छोड़ दिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कांता उठकर बैठ गई। क्या तुम मुझे यहीं छोड़ कर जाओगे? अगर तुम्हें साथ भी ले गए तो तुम्हारी अरबों डॉलर्स की जायदाद फिर तुम्हारे चचा हजम कर लेंगे। भाड़ में जाए जायदाद, कांता चीख कर बोली। मैं वो सारी जायदाद भेज दूंगी और इसे मिलने वाली रकम स्विट्जरलैंड किसी और मुल्क के बैंक में जमा कर दूंगी। मगर ये काम 2-4 दिन का तो नहीं है कांता बीबी, इसके लिए वक्त चाहिए। यहाँ गिने चुने लोगों के पास इतनी रकम होगी और वो जायदाद खरीदने पर राजी हों तो बात बन सकती है। मैं फौरी तौर पर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम जानती हो कि दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसियाँ शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे लगी हुई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से ताबूत में बंद होकर अपने मुल्क जाऊँ? कांता ने एकदम मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और रूहान सी होकर बोली, फॉर गॉड से कामरान, ऐसी बदशुगनी की बातें क्यों करती हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जायदाद और पैसे पर लानत भेजो, मैं तुम्हारी साथ चलूंगी। जज्बाती होकर मत सोचो कांता, मैंने कहा। तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत नहीं तो ना सही, मगर मुझे तो है। मैंने सोचा था कि पैसा होगा तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क में आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं भाग भाग कर बहुत थक गया हूँ कांता। मैंने बिलाखिर तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें दौलत की ज़रूरत है कामरान तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी है। मैं 3 दिन के अंदर अंदर होने पौने अपनी जायदाद बेच दूंगी। इस वक्त तक तो यहाँ रुक जाओ। इसके लहजे में इल्तिजा थी। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कांता कि मेरी तलाश में कितने आदमी सरगर्म हैं। मैं अगर कल या परसों यहाँ से ना निकला तो बेमौत मारा जाऊँगा। फिर मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम अपनी जायदाद औने पौने बेचो। मैं विजय को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। काम होते ही तुम फ़ौरन मेरे पास चली आना। मैं तो खुद तुमसे दूर जाना नहीं चाहता, मगर हालात ऐसे हैं कि इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, तुम सुबह सबसे पहले काम ये करो कि अपनी तमाम दौलत और जायदाद बाकी ट्रस्ट के नाम कर दो, ताकि अगर तुम्हारा चचाजाद इसकी तस्दीक करना चाहे तो मेरी की हुई बात सच साबित हो। फिर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी नहीं करेगा। और डील के मुताबिक कल ही इसे रकम और बंगले की रजिस्ट्री के कागजात भिजवा दो। एक काम ये करो कि विजय को जायदाद की फरोख्त के लिए पावर ऑफ अटर्नी दे दो। वो ये काम आसानी से कर लेगा। और तुम कब जा रहे हो? कांता रोते हुए बोली। कांता प्लीज़ बदशुगनी मत करो, मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। काम होते ही तुम मेरे पास चली आना। बस अब तो मुस्कुरा दो, मैंने हंस कर कहा। और अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ देर कमर सीधी कर लूँ। तुमसे बहुत सी बातें करने को दिल चाह रहा है, मगर तुम थके हुए भी हो और सुबह बहुत से काम भी करने हैं, इसलिए आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। कांता मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाहता था, मगर उठना भी ज़रूरी था। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुआ तो कांता नाश्ते की ट्रे सजाए बैठी थी। इसने रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर शायद पहले ही दे दिया था। हाँ, एक बात और, मैंने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा, रात जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया था इसका तज़किरा किसी के सामने मत करना, तैमूर और ग्लोरिया से भी नहीं। असल ख़तरा तो मुझे ग्लोरिया से था।
वो तो कांता को साथ रखने के हक में ही नहीं थी। जब इसे मालूम होता कि मैंने कांता को जायदाद बेचकर पाकिस्तान आने का मशवरा दिया है तो वो हमारे गुस्से के आपे से बाहर हो जाती। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर विजय तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा लूंगा, मैंने कहा और नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त ग्लोरिया, तैमूर और विजय कमरे में दाखिल हुए। ओहो, यहाँ तो नाश्ता भी हो चुका है, ग्लोरिया पिंकर बोली। वो तो तुम्हारे ख्याल में हमें भूखा रहना चाहिए था। फिर मैं विजय और तैमूर से मुखातिब हुआ, मैं नीचे हॉल में जा रहा हूँ, तुम दोनों दूर रहकर मुझे कवर करना और अगर मैं किसी के साथ जाऊँ तो हमारे पीछे पीछे आ जाना। ग्लोरिया मेरे साथ जाएगी और मैं? कांता ने जल्दी से पूछा। आप इस वक्त तक यहीं रेस्ट करें, ग्लोरिया ने जवाब दिया। मुझे ख्याल आया कि अभी ठाकर का खतरा टला नहीं है, वो अरबों की जायदाद छोड़कर सिर्फ चंद करोड़ पर कनात करने वाला आदमी नहीं है। इसके आदमी किसी भी वक्त फिर यहाँ आकर कांता को परेशान कर सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि विजय को वहीं छोड़ दूँ, मगर मुझे विजय की ज़्यादा ज़रूरत थी। कांता तो फिर भी होटल में महफूज थी। मैंने कांता से कहा कि तुम कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके बैठना और जब तक हम में से किसी की आवाज़ न सुनो दरवाज़ा मत खोलना। रूम सर्विस से भी जो कुछ मंगाना है वो अभी मंगा लो। मैं नाश्ता तो कर ही चुकी हूँ, अब मुझे रूम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम वापस आओगे तो तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। जाओ, विश यू गुड लक। क्या तुम किसी जंग पर जा रहे हो? तैमूर ने हंसकर पूछा। कांता तो इतनी डिप्रेस हो रही है जैसे वाकई तुम महाज पर जा रही हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, 9:07 हो चुके हैं, 1 मिनट बाद तुम दोनों भी नीचे आ जाना। मैंने विजय और तैमूर को मुखातिब किया, फिर ग्लोरिया से बोला, आओ मेरे साथ। ये कहकर मैं कांता की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। ग्लोरिया मेरे साथ थी और बहुत खिली खिली नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।